क्लास 6 से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम इनडिविजिबल पार्टिकल्स दैट इज एटम्स। एम आई राइट? जो भी हमारे आसपास का मैटर होता है, मैटर क्या होता था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वहीं अगर बात करूँ तो जब हम एटम को ग्रुप बनाते थे, ग्रुप ऑफ एटम्स वाज नोन एज एलिमेंट। अगर हमारे एटम सेम काइंड के हैं और उनका एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो वो हमारा बनाता है एक एलिमेंट। वहीं अगर उस ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में कोई भी एक केमिकल चेंज शो होता है या फिर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो बनाता था एक मॉलिक्यूल। याद है? अगर एटम है, अगर मैं H की बात कर रही हूँ तो H इज़ एन एटम फॉर हाइड्रोजन। उस H का जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन का एलिमेंट। बट वहीं अगर मैं बात करूँ H2 की, इस H2 ने मुझे क्या बनाया कि इन दोनों H के बीच में एक केमिकल बॉन्ड है। दिस इज द साइन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो ये H2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। और वहीं अगर हम ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं तो वो क्या बना देता था? एक कंपाउंड। ये चीज़ें तो हमने 8th में भी पढ़ी हुई है, राइट? थोड़ा सा रिकॉल हो गया। तो आज की क्लास में, 9th क्लास में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? इन एटम्स और इन मॉलिक्यूल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9th का एक नया टॉपिक दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर्स। एंड उससे रिलेटेड कुछ हम एक्टिविटीज़ भी देखेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं कि वो होती है या नहीं होती है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारी मेनली 4 करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एटम्स। 4 करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है एटम्स की, वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, राइट? ये चीज़ तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो काउंटेड एज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहली तो है कि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब ये चीज़ हम कैसे कह पा रहे हैं या फिर इसका क्या प्रूफ है वो भी हम अभी देखेंगे। दूसरा था कि ऑल एटम्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, राइट? चाहे वो एक सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एक गैस का मॉलिक्यूल हो, हर किसी के एटम्स के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दे ऑल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट? कोई भी एटम, चाहे वो हमारे सॉलिड का ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ तरह की वो मूवमेंट ज़रूर शो करते हैं। और वो चीज़ कैसे होती है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसके बारे में हम अभी कुछ देर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती थी कि जो मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो साइज के अंदर बहुत 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 छोटे होते हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि आप भी अपने घर में बहुत इजीली कर सकते हो। तो आपको चाहिए एक बड़ा सा कंटेनर, ठीक है? वो आप चाहे कोई बाल्टी ले लो या कोई ड्रम ले लो। एक बड़ा सा कंटेनर लेना और उसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी डालना है, राइट? इतना ज़्यादा नहीं कि वो पूरा भर जाए और ना ही हाफ होना चाहिए, थोड़ा सा पानी डालना है। और दूसरी चीज़ मुझे उसके लिए चाहिए किसी भी तरह की कलर्ड इंक। अब वो कलर्ड इंक कहाँ से मिल सकती है? हमारे घर के अंदर यूजुअली अवेलेबल होती है, चाहे वो फूड कलर हो, आप किचन में ढूंढो, या फिर हम जो कपड़ों के अंदर नील डालते हैं, उजाला डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कलर्ड इंक। अगर पेरेंट्स बालों को डाई करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कलर्ड इंक। या फिर और कुछ नहीं तो स्केच पेन लो और उसको, जो उसकी रिफिल सी होती है, उसको पानी में डुबो एंड फिर उसको जैसे आप स्क्वीज़ करोगे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसकी इंक भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले करना है मुझे थोड़े से पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देनी है। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो थोड़ा सा पानी था वो सारा का सारा उसी कलर का हो जाएगा? अगर मैं उजाला यूज़ कर रही हूँ तो वो सारा का सारा पानी जो था वो ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट? अब मुझे क्या करना है, सपोज वो जो मेरा कंटेनर था उसमें इतना सा पानी था और ये पूरा जो है थोड़ा सा डार्क ऑफ ब्लू हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा वाटर और डालते हैं। फाइन, धीरे धीरे डालना है ताकि हम अच्छे से इसको ऑब्जर्व भी कर सकें। तो वो जो ब्लू कलर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो जो ब्लू कलर था वो थोड़ा सा फेड होना स्टार्ट हो गया, बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज कि उस पानी के अंदर ब्लू इंक जो थी वो डाली गई है, राइट? अगर आप यूज़ करते हो उजाला या फिर ऐसा कुछ भी करके देखा है तो आपको पता होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो कलर जो होगा वो इतना डार्क होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालकर देखेंगे। फिर हम क्या देखना है कि पानी जो था, थोड़ा सा कलर जो था वो
और फेड हो गया, बट स्टिल मेरे पास ब्लू कलर ज़रूर है। एंड लास्ट हम लोग पूरी की पूरी कंटेनर भर के देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या अब भी उसके अंदर कलर शो हो रहा है। तो आंसर वुड बी डेफिनेटली यस। अगर आपकी कलर्ड इंक अच्छी है, जो कि यूजुअली होती ही है, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए, तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर वो इतना डार्क कलर होगा, बट धीरे धीरे वो जो होगा वो डाइल्यूट होता चला जाएगा, बट स्टिल आप उस पानी को देख के कह सकते हो कि उसके अंदर इंक डाली गई है। अब यही जो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था या जो मेरी एक्टिविटी चल रही थी, इसी ने मुझे ये चीज़ बताई कि एक बाल्टी भर पानी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक भी इतना उसमें कलर इम्पार्ट कर सकती है कि आप उसको दूर से भी देखकर कह सकते हो कि उसके अंदर इंक डाली गई है। कहने का मतलब क्या है कि उस 2 से 3 ड्रॉप्स के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स थे, राइट। यही तो मुझे बता रहा है। अगर थोड़े बहुत होते तो वो यहीं के यहीं कहीं ना कहीं ख़त्म होने जाने चाहिए थे, बट इस 2 से 3 ड्रॉप्स के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स थे, जो कि इतना पानी होने के बाद भी वो इतना फैल रही थी कि हम उसको दूर से देखकर पहचान सकते हैं। तो ये था मेरा प्रूफ, जो मुझे ये कहता है कि मेरी हर तरह के पार्टिकल, जो हमारा मैटर होता है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने सारे होते हैं। इवन एक ड्रॉप ऑफ वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वो 10⁻21 के रेशियो के अंदर होती है। तो आप सोच सकते हो जो इतनी सी ड्रॉप ऑफ वाटर आप देखते हो उसके अंदर पता नहीं कितने एंड कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मुझे ये चीज़ बताती है कि हमारे जो एटम्स थे वो इतने इतने स्मॉल होते हैं, जो कि डेफिनेटली हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और हमें चाहिए उसके लिए एक माइक्रोस्कोप। अब ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है आपको, ये आपकी मैम आपको सिमिलर सी कर दिखाएगी, बट नॉट विद एनी अदर इंक, बट यूजिंग अ स्पेशल डाई, केमिकल डाई, जो कि आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। एक KMnO4 होता है, KMnO4 नाम की एक डाई होती है, एक पर्पल कलर की, डार्क पर्पल, काइंड ऑफ उजाला टाइप होती है, बट एक पर्पल कलर की डाई होती है। वो आप जैसे ही थोड़े से पानी के अंदर डालोगे, उसके क्रिस्टल्स डालोगे, तो वो इतने सारे पानी को भी बहुत पर्पल कर देती है। तो ये जो केमिकल था या बोलूँ तो डाई थी, इसके साथ आपकी मैम आपको वही एग्जाम्पल करके दिखाने वाली है जो अब मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था। तो नेक्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक मुझे ये बताती थी कि चाहे मेरा मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है। और यही चीज़ हम अगेन एक तरह की एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट से शो करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आप अगेन घर पर ट्राई कर सकते हो। तो मुझे चाहिए एक ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर हम मेजरमेंट डाल सकते हैं, राइट। सपोज मैंने एक बीकर के अंदर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया, फाइन। अगर आपके पास कोई ऐसा बीकर नहीं है जिसके ऊपर मेजरमेंट मेंशन्ड हो, तो आप एक कांच का गिलास ले सकते हो। जितना भी उसके ऊपर पानी डालोगे, बस वो लेवल जो था बाहर से मार्क कर देना, फाइन। अब मैंने क्या स्टार्ट करा, मैंने वाटर लिया और उसकी मेजरमेंट चेक करी, या फिर कांच के ग्लास में सिर्फ उसका लेवल मार्क कर दिया कि मैंने कितना पानी डाला था, और उसमें स्टार्ट करे मैंने ऐड करने अपने शुगर क्रिस्टल, जो घर के अंदर नॉर्मल सी चीनी मिलती है, और उसको स्टार्ट कर दिया अच्छे तरीके से स्टिर करना, मिक्स करना, राइट। सपोज पहले मैंने 1 स्पून डाला, अच्छे से मिक्स करा सच दैट नीचे अब मुझे बैठे हुए कोई भी क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही मैं उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टर कर दूंगी, मैंने क्या नोटिस करा कि मेरा जो शुगर थी वो सारी डिज़ोल्व हो चुकी है, बट स्टिल मेरा लेवल ऑफ वॉल्यूम जो था वाटर का वो इंक्रीज नहीं हुआ। फिर मैंने 2nd स्पून डाला, अगेन आई सिंपली स्टर्ड इट प्रॉपरली, और फिर मैंने देखा कि जितनी मैंने एक्स्ट्रा शुगर डाली थी अब वो भी डिज़ोल्व हो चुकी है, बट स्टिल मेरी वॉल्यूम जो थी वो इंक्रीज़ करी नहीं। ऐसे करते करते सपोज मैंने 50 ग्राम शुगर क्रिस्टल्स डाल दिए, बट स्टिल मैंने क्या नोटिस करा कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, बट स्टिल मेरा वॉल्यूम जो था वाटर का वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? जितना मेरे पास पानी था उतना तो था ही वॉल्यूम 100 मिलीलीटर का, अगर उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है तो उसको भी तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, बट वो मैंने क्या देखा कि उसने वॉल्यूम तो रेज किया ही नहीं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि डेफिनेटली सी बात है, जो मेरा वाटर था उसके जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में कुछ स्पेसेस रही होंगी जो कि शुगर के पार्टिकल्स ने कवर कर ली होंगी। ऐसा ही तो हुआ होगा, राइट। अगर मेरे वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने उसके बीच में इतनी सारी अगर मुझे स्पेस दिख रही है और शुगर पार्टिकल्स अगर बीच में आकर बैठ गए
तो क्या वो वॉल्यूम इंक्रीज कर पाता? वो डेफिनेटली नहीं कर पाता। अगर एक सोचो बात, अगर मेरे पास एक लिफ्ट है जिसके अंदर 8 लोगों की कैपेसिटी है और मैंने एक लिफ्ट का बटन प्रेस करा और वहाँ पर मैंने देखा कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग खड़े थे ऑलरेडी एंड मैं भी उसके अंदर एंटर कर गई, मी एंड माई फ्रेंड एंटर्ड इट, तो मतलब अब 2 + 2 4 लोग हो गए। तो अभी भी तो कैपेसिटी बची है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले से क्योंकि वहाँ पर 2 लोग खड़े थे अब मेरे एंटर होने से वो लिफ्ट जो थी वो ओवरलोड हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। अगर इसकी कैपेसिटी इतनी थी और अभी भी उसने इतने ही लोग खड़े करे तो मतलब वो ओवरलोडिंग थोड़ी हुआ। सिमिलर सी केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर कैपेसिटी बची थी जो एयर स्पेसेस थे जिसके बीच में, जो एयर ने जगह घेर रखी थी, बट जैसे ही शुगर क्रिस्टल्स ने आकर उनकी जगह ले ली तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मेरा वाटर जो था ओवरलोड ना सही बट कुछ इंक्रीज हुआ। एम आई राइट? क्योंकि उसने स्पेस ही उतनी लिया है। अगर इतने शुगर क्रिस्टल्स डाल देती कि ये जो थी प्लेस जो थी वो बिल्कुल ही कवर हो चुकी होती और जगह ही ना बचता या बोलो तो ओवरलोड हो जाती, तो क्या होता? तो मेरा पानी जो था थोड़ा सा थिक हो जाता, जो कि हमारी चाशनी कहलाती है। फिर वो कंडीशन क्या कहलाती थी? वो सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती थी, याद है? और अगर फिर स्टिल अगर ऐसा कुछ हुआ जब सैचुरेटेड के बाद मैं और शुगर डाल रही हूँ तो वो क्या करेंगे? वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे एंड फिर होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। बट जब तक हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर स्पेसेस थे तब तक मेरी शुगर या कोई भी ऐसी पार्टिकल जो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं वो हमारा वॉल्यूम जो था वो रेज नहीं करेंगे। और इसी एक्टिविटी ने मुझे ये चीज़ बताई कि मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ स्पेसेस ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड हमारी करेक्टरिस्टिक मुझे कहती है कि जो मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मूविंग, वो कभी भी एक जगह पर रुकते नहीं हैं। अब ये किसने डिस्कवर किया था? ये एक साइंटिस्ट अंकल ने डिस्कवर की थी ये चीज़, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या करा, जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यूज़ करे और उनको ऐड करा वाटर के अंदर। तो पानी में कुछ पोलन ग्रेन्स डाले और उसको चेक करा, ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या देखा, जो मेरे पोलन ग्रेन्स थे वो वाटर की सरफेस के ऊपर हैं बट टिके नहीं हुए हैं, वो रैदर कोई भी एक हैफाजार्ड सी मूवमेंट शो कर रहे हैं, कोई भी रैंडम जिगजैग मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ने मुझे क्या बताया, जो मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो डेफिनेटली एक जगह नहीं टिकते हैं, वो लोग हमेशा किसी भी मोशन के अंदर घूमते चले जाते हैं। अब कोई मुझसे पूछे भाई पोलन ग्रेन मूव क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो पानी की सरफेस पर, और पानी के मॉलिक्यूल्स भी तो मूव कर रहे होंगे फिर, राइट? पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, पोलन ग्रेन उनके रास्ते में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको भी धक्का देगा और उसको भी मोशन शो करवाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे को शो कर देती है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके और एग्जाम्पल अगर देखो, अगर आपको टिंडल इफेक्ट याद हो, कर्टेन अगर थोड़ा सा अंधेरे वाले रूम के अंदर खुला हुआ और हल्की सी मुझे एक पाथ ऑफ लाइट दिखाई देती है तो उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल्स भी शो होते हैं, राइट? अब वो डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वो एक जगह ऐसे नहीं आ रहे होते, वो भी कोई रैंडम सा एक मोशन शो करते हैं। अगर आप किसी एक पार्टिकल को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वो एक जगह नहीं टिका होता, वो घूमता हुआ इधर उधर घूम रहा होता है हैफिज़ार्डली, राइट? उससे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमारे पेपर के अंदर भी आता है वो आती है इंसेंस स्टिक, जो हमारी अगरबत्ती होती है। कि थर्ड कमरे के अंदर अगर अगरबत्ती जल रही है तो बाहर वाले कमरे में खुशबू कैसे आने लगती है? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं, राइट? डिफ्यूज़ का मतलब क्या है? एक चीज़ दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना, फाइन। तो इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, जो फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स थे, वो हमारी एयर के अंदर डिफ्यूज़ हो गए। अब वो एयर जो थी उसके पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग थे, डेफिनेटली हमारे इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स भी कॉन्स्टेंटली मूविंग, और वो मूव करते करते पूरे घर में फैल जाते हैं। तो ये मेरा एक क्वेश्चन भी आता है, क्यों हमें एक रूम में बैठे हुए दूर से इंसेंस स्टिक की खुशबू आ जाती है? तो आंसर इज क्योंकि इंसेंस स्टिक और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली मूव कर रहे होते हैं, और इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और पूरे घर के अंदर फैल जाते हैं, राइट? तीसरे ऐसे एग्जाम्पल आप देखोगे, कुक्ड फूड की हमें खुशबू क्यों आ जाती है दूर से, या परफ्यूम की खुशबू क्यों आ जाती है? आंसर्स आर ऑल सेम। उससे भी अच्छा एग्जाम्पल अगर आपकी मैम आपको स्कूल में कर दिखाती है तो वेल एंड गुड।
वाटर के अंदर एक बीकर लो, उसमें वाटर डालो और कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लो, राइट, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और उसको स्टिर नहीं करना, उसको सिर्फ पानी के अंदर फेंक देना है, राइट। तो वो जो क्रिस्टल्स होंगे अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ये अगर मेरा वाटर था और ये मेरे क्रिस्टल पड़े हैं, तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि उसका ब्लू जो कलर था धीरे धीरे पूरे वाटर के अंदर फैल रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे मेरा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल सॉलिड थे फिर भी उसके पार्टिकल्स थोड़े से मूव कर रहे थे, और जैसे ही उनको पानी में जगह मिली बिकॉज ऑफ द एयर स्पेसेस बिटवीन देम, उन्होंने क्या करा, वो पार्टिकल्स पूरे पानी में फैलते चले गए। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेंस स्टिक हो गया, कूट फूड हो गया, वाटर मतलब परफ्यूम वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि थ्योरी के अंदर पूछे जाते हैं और सबका आंसर यही है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमारी जो फ्रेग्रेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं और पूरी जगह पर फैल जाते हैं। लास्ट मेरी करेक्टरिस्टिक कहती है कि जो मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये चीज़ आप थोड़ा बचपन से भी जानते हो। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, राइट। हम सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं, लिक्विड को लिक्विड क्यों बोलते हैं, या गैस को गैस क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरे टाइटली पैक्ड सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड क्यों हैं, या फिर लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स इतने लूजली पैक्ड क्यों है, राइट। एंड सिमिलरली गैसेस के जो हैं वो फ्रीली पैक्ड क्यों हैं? तो द आंसर इज क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रखा है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा होता था। इसका क्या मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को इतना क्लोजली अट्रैक्ट करके बैठे हैं, इतना फोर्स से अट्रैक्ट करके बैठे हैं कि उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, बट होते हैं, क्योंकि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ लिया कि स्पेसेस तो होते ही होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, राइट। बट सॉलिड के केस के अंदर वो थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर रहे होते तो अगेन गैस वाला ही सिम्टम बन जाता कि सॉलिड के पार्टिकल्स भी इतना दूर दूर बैठे हैं, तो वो सॉलिड क्यों कहलाता, राइट। यही तो चीज़ हमने पढ़ी थी। सेकेंडली लिक्विड्स, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एम आई राइट, थोड़ा सा कम होता है। रीज़न फिर भी क्यों ये इतना डिस्टेंस भी क्यों मेंटेन कर पा रहे हैं, क्यों बहुत दूर नहीं गए हैं? क्योंकि अगेन लिक्विड के पार्टिकल्स भी थोड़ा ही सही पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एंड थर्डली अगर बात करें गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स में अंदर चाहे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप ये नहीं कह सकते कि उसके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, राइट। अगर ये पार्टिकल इतने से इतना भी है तो इसके बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन ज़रूर शो हो रही होगी जो उसको गैस बनाता है। वो कम थी इसलिए वो गैस हुई, वो थोड़ी उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई तो वो लिक्विड्स बन जाते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुई तो वो सॉलिड्स बन जाते हैं। एंड आई गेस ये चीज़ हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। अब अगर बात करें सॉलिड के अंदर की, अगर हम बात करें, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैं ले रही हूँ चौक और एक मैं ले रही हूँ आयरन का कोई भी बार, फाइन। अब मुझे ये देखना है, मुझे तो बचपन से पता था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, बट अगर मैं देखना चाहूँ अपने आप आपस में कोई एक्टिविटी कर कर कि किसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो मैं देखती हूँ 2 सॉलिड जो मैंने लिए, चौक और आयरन, और मैंने स्टार्ट करा इसको एक हैमर से बीट करना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? चौक के पार्टिकल्स ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, जबकि हमारे आयरन जो था वो टुकड़ों में मुश्किल से ब्रेक होगा, या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इसलिए शायद वो ब्रेक ही ना हो, राइट। तो उसने मुझे क्या बताया इस एक्टिविटी ने, जो चौक के पार्टिकल्स थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम था, इसलिए फोर्स जो लगा, जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए था, जब उतना फोर्स लगा तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे का साथ छोड़ गए।
बट वहीं बात करूँ आयरन के पार्टिकल इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कि इतना फोर्स लगने के बाद भी हैमर से तब भी वो जो थे उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं हुए। दैट मीन्स उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली चॉक से बहुत ज़्यादा था। तो यही चीज़ है, अगर मुझे चेक करना है किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किसका कम है, तो मुझे उसको तोड़ के देखने की ज़रूरत है। वहीं अब बच्चे कहते हैं लिक्विड और गैस को मैं कैसे तोड़ूँ, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास एक वुडन टेबल है और मैंने उस पर हाथ मारा, तो मेरे जो हाथ होगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा मेरे वुडन टेबल से। क्यों? क्योंकि उस वुड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम थे। स्पेसेस क्यों कम थे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, जिसने उसको अलाउ ही नहीं करा मेरे हाथ को कि वो अपनी जगह बनाकर नीचे निकल सके, उसको दूर कर सके, राइट। सिमिलरली लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में थोड़ा सा हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, बट स्टिल हमारा हाथ जो होता है वो उस लिक्विड के अंदर क्रॉस कर जाता है। तो उसने मुझे क्या बताया कि भाई सॉलिड के कंपैरेटिवली तो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, पर अगर एयर की बात करूँ तो शायद मुझे कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ रहा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं। अब जगह होगी तभी तो निकल पाओगे ना इजीली, राइट। जगह क्यों थी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। वीडियो में यही वाइंड अप कर रही हूँ। आज बेसिकली हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े हैं। फर्स्ट, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा हमने पढ़ा दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा हमने पढ़ा दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड लास्ट हमने पढ़ा दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है उस पर लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में शेयर करना। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं जल्द ही कुछ NTSC एंड ओलंपियाड स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँगी आपके रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ्स फॉर ऑल दी क्लासेस, डेफिनेटली फ्रॉम 9 to 12। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि आपको उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।